वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। ओशनवाइल के एक दूरस्थ समुद्र में एक छोटी, साधारण मालवाहक जहाज धीरे धीरे अपनी राह बना रही थी। केबिन के अंदर जॉन को अपने वरिष्ठ से एक संदेश मिला। वह इतना गुस्से में था कि उसने कंप्यूटर तोड़ दिया। साला, ये दृश्य देखकर पास खड़ा उसका साथी हल्का सा कांप गया और जॉन के पास जाकर बोला, जॉन, स्थिति क्या है? उसकी आवाज़ छोटी और हिचकिचाती थी। जॉन ने दांत पीसते हुए कहा, किसी ने हमारे एजेंटों की विभिन्न देशों में लिस्ट काली मार्केट में प्रकाशित कर दी है। कोई भी इसे खरीद सकता है अगर पैसे दे। ये सुनकर सभी के चेहरे बदल गए। वे अच्छे से जानते थे कि अगर उनके साथियों की पहचान लीक हो गई तो क्या होगा। अगर किसी के पास सच में उनके साथियों की लिस्ट हो और उसे इंटरनेट पर सार्वजनिक बिक्री के लिए डाल दिया गया, तो यह उनके लिए एक बड़ा संकट होगा। उनमें से किसी ने पूछ ही लिया, जॉन, क्या तुम्हें पता है कि लिस्ट में कौन कौन है? गुस्से के बावजूद जॉन ने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और बाकी लोगों को स्थिति शांत रखने के लिए खुद पर काबू रखा। लिस्ट में 100 से ज्यादा लोग हैं। ये सभी हमारी संस्था के दूसरे या तीसरे दर्जे के सदस्य हैं। पहले दर्जे के सदस्य अभी उजागर नहीं हुए हैं। हालांकि वे केवल दूसरे या तीसरे दर्जे के सदस्य थे, फिर भी 100 से ज्यादा लोग लिस्ट में थे। ये वास्तव में बहुत बड़ी संख्या थी। पहले दर्जे के सदस्य संगठन की रीढ़ हैं। अगर वे उजागर हुए तो उनका संगठन तबाह हो जाएगा। इतने सारे दूसरे दर्जे के सदस्यों का खुलासा निश्चित रूप से उनके काम में विभिन्न देशों में बड़ी समस्याएं पैदा करेगा और उनकी सुरक्षा खतरे में होगी। जॉन, ये सब अचानक क्यों सामने आया? क्या घर में कुछ हो रहा है? जॉन चुप रहा। इस समय तक उसे घरेलू तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी। फिर भी यह मामला बहुत अजीब था। दूसरी तरफ वाले को बातचीत करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उन्होंने सीधे खबर जारी कर दी, जैसे कि वे पूरी ताकत से पलटवार कर रहे हों। इसके अलावा इस मामले का समय बहुत संवेदनशील था। जॉन के लिए इसे जहाज के केबिन में कैद व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल नहीं था। सख्त आवाज में उसने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया, जो हो गया उसे लेकर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। अब हमारी एकमात्र विकल्प है वरिष्ठों द्वारा दिए गए आदेशों को निभाना। लोगों, उस आदमी पर करीब से नजर रखो। उसे एक पल के लिए भी हमारी नजर से बाहर मत जाने देना। समझ गए? भीड़ ने एक साथ जवाब दिया। कैथरीन, जिसने शुरू में बेस छोड़कर कासिया लौटने की योजना बनाई थी, ने स्कूल से कुछ और दिन की छुट्टी ली और ओशनवाइल में रुकी रही। एरिक ने स्वॉन्स और विनफ्रेड्स के सहयोग पर नजर रखी, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था रैंडोल्फ को ढूंढना और उसे वापस लाना। कैथरीन को खिड़की की सिल पर स्थिर बैठा देखकर ब्रैंडन धीरे धीरे उसके पास गया और हल्के से उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे आराम देने में मदद की। मैं डॉक्टर डन को ले आता हूँ। तुम थोड़ी देर आराम कर सकती हो। अवचेतन रूप से कैथरीन पीछे झुक गई, ब्रैंडन की हल्की मालिश का सुखद एहसास लेते हुए। उसने आराम से आंखें बंद की और धीरे से कहा, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। वे भाग नहीं सकते। ब्रैंडन को नहीं पता था कि उसे ऐसा आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन वो उसकी प्रशंसा करता था। और कैथरीन सही थी। उस समूह के लोग किसी भी हाल में नहीं बच सकते थे। बस कैथरीन की मेज पर रखी सेलफोन बजा और उसने तेजी से आंखें खोली। उसकी ठंडी आंखों में सख्त, दबंग रोशनी चमक रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल ले आता हूँ। आदमी तुरंत निकल गया। हालांकि कैथरीन उसे टालने की सोच नहीं रही थी, लेकिन उसने अपनी तरफ से चला गया और उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगी। कैथरीन ने मेज पर रखा फोन उठाया और कॉल रिसीव किया। लाइन जुड़ते ही दूसरी तरफ वदौल की उत्साहित आवाज आई। कैथरीन, मैं वदौल हूँ। मुझे पता है तुम ही हो। कैथरीन ने संक्षेप में जवाब दिया। हालांकि कैथरीन की आवाज़ ठंडी और उदासीन थी, वदौल को फर्क नहीं पड़ा और उसने उत्साहित होकर कहा, कैथरीन, ये डॉक्टर डन कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे बड़े लोग उसे ढूंढ रहे हैं?
मैंने जो पता लगाया है, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि रेड स्टार और डंकन्स भी उसी लक्ष्य के साथ जुट गए हैं। कैथरीन को फिलहाल यह नहीं देखना था कि रैंडोल्फ को कौन ढूंढ रहा है। उसे केवल रैंडोल्फ की लोकेशन की चिंता थी। डॉक्टर डन कहाँ है? कैथरीन का सवाल सुनकर वेदॉल एक पल के लिए ठिठक गया। अभी तक कोई खबर नहीं। कैथरीन गुस्सा होने से पहले वेदॉल ने तुरंत समझाया, लेकिन चिंता मत करो कैथरीन। भले ही डॉक्टर डन की लोकेशन अभी तक नहीं मिली, पर क्षेत्र को अच्छी तरह से कवर कर लिया गया है। अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वे ओशनवाइल से बाहर नहीं गए। मैंने सभी परिवहन माध्यमों जैसे हवाई जहाज, ट्रेन, बस और मिनीबस पर नजर रखने के लिए लोग लगाए हैं। पूरा शहर अब हमारी निगरानी में है। अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो कोई जगह नहीं होगी जहां वे छिप सकें। वेदॉल की आत्मसंतुष्ट रिपोर्ट सुनकर कैथरीन ने सीधे पूछा, और समुद्र का क्या? वेदॉल जवाब देने वाला था कि यह संभव नहीं, लेकिन उसने झिझक महसूस की। उनकी दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। बहुत से विशेषज्ञ हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। कैथरीन समझ गया। मैं सभी आसपास के समुद्रों की जांच करूंगा। उसी समय पैक्सटन को भी ताज़ा जानकारी मिली। जब उसने ब्रैंडन को देखा, ब्रैंडन आंगन की छोटी रसोई में फल काट रहा था। पैक्सटन उसके गहन ध्यान से चकित था। बिना ऊपर देखे ब्रैंडन जान गया कि कौन आ रहा है, और वह स्ट्रॉबेरी के सिरों को धीरे धीरे काट रहा था। बोलो, उस ठंडी आवाज ने पैक्सटन के भटकते विचारों को वापस खींच लिया, और उसने जल्दी से खुद को संभालकर ईमानदारी से रिपोर्ट दी। सर, हमें अभी अभी जानकारी मिली। हैकर अलायंस के लोग भी इसमें शामिल हैं और डॉक्टर डन की जांच करने वाले व्यक्ति विदालिस्ट के नेता हैं, जो हैकर अलायंस की शाखा है। पैक्सटन ने नहीं सोचा था कि सिर्फ डॉक्टर डन ही इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। इसमें शामिल लोग असाधारण थे, कोई अपवाद नहीं। अभी तक कोई सबूत नहीं था कि कैथरीन का हैकर अलायंस से संबंध है या नहीं। फिर भी पहले हुई घटनाओं को देखकर पैक्सटन को लगा कि कैथरीन का कुछ संबंध हैकर अलायंस से हो सकता है। तो ये संभव था कि कैथरीन हैकर अलायंस की सदस्य हो। ये वह बता सकता था, और ब्रैंडन भी। हालांकि ब्रैंडन को कोई शक नहीं था और उसने इस मामले की जांच तक नहीं होने दी। फिर उनके पास कुछ करने को नहीं बचा। कैथरीन बहुत रहस्यमय थी, इसलिए हर कोई उसके बारे में उत्सुक था। जैसे ही पैक्सटन सोच रहा था, ब्रैंडन ने अचानक कहा, कॉरी और अन्य लोगों को हैकर अलायंस के साथ जानकारी साझा करने दो। जानकारी साझा करनी? पैक्सटन का जबड़ा चौंककर खुल गया। डंकन्स हमेशा शक्तिशाली रहे। उन्होंने कभी किसी और के साथ कुछ साझा किया था? ब्रैंडन ने धीरे से ऊपर देखा और पैक्सटन की ओर एक नज़र डाली। क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैक्सटन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह डर से कांप उठा। ओशनवाइल के पश्चिमी समुद्र पर पानी शांत सा दिख रहा था, पर कोई नहीं कह सकता था अगला तूफान कब आएगा। विदालिस्ट वालों के पास भी जानकारी पहुंची तो वे थम गए और सबसे पहले वेदॉल को रिपोर्ट कर दी। बॉस, क्या ये कोई जाल तो नहीं? डंकन्स हमारी मदद कैसे कर रहे हैं खबर निकालने में? वेदॉल ने अपने आदमी की तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम कुछ नहीं जानते। वेदॉल को अच्छी तरह पता था कि डंकन्स मदद क्यों कर रहे हैं। डंकन्स का सरदार ब्रैंडन अब कैथरीन का आदमी था। अब जब कैथरीन किसी को ढूंढ रही है, तो डंकन्स मदद क्यों नहीं करेंगे? वेदॉल सोचकर खुश हुआ। उसने उम्मीद न की थी कि कैथरीन इतनी सक्षम होगी और जल्दी से अपने लोगों को निर्देश दिया कि जो जानकारी मिली है वह डंकन्स को भेज दी जाए। उसने डंकन्स को कहा कि समुद्र पर ध्यान दें। बहुत संभव है कि दूसरी पार्टी पानी से भागने की कोशिश करे। केवल रैंडोल्फ के लिए दोनों शीर्ष गठबंधनों का मिलना वाकई में बड़ी बात थी। जाने वाले अन्य संगठन खामोशी से असमेन के एजेंटों के लिए दुआ कर रहे थे। आखिर बहुत कम संगठन थे जो हैकर अलायंस के डंकन्स के साथ मिलने का सामना कर सकते थे। जल्द ही सटीक खबर आई। वेदॉल ने पहले मौके पर कैथरीन को सूचित किया।
कैथरीन, खबर आ गई। तुम सच में कमाल हो। वे समुद्र में हैं। ये कमीने खुद को मछुआरों के रूप में छिपा रहे थे। सौभाग्य से डंकन्स की समुद्री चैनल शानदार है, इसलिए हम उन्हें जल्दी निशाना बना पाए। कैथरीन, चिंता मत करो, मैं लोगों को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा, उसने जोड़ा। कैथरीन बिना भाव के विदौल की रिपोर्ट सुनती रही और बोली, मुझे लोकेशन भेज दो। विदौल एक झटके के लिए ठिठका। कैथरीन, क्या तुम व्यक्तिगत रूप से जा रही हो? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। वो बक बक पसंद नहीं करती थी और हमेशा निर्णायक रहती थी। कॉल कटते ही विदौल उत्साहित हो उठा। सोच रहा था कि कैथरीन का अपने हाथ में मामलों को लेने को कितने समय हुआ होगा। कुछ साल पहले जब रेड स्टार के प्रमुख ने उसे फंसाया और चोट पहुंचाई थी, तब से उसे सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। आज उसने रैंडोल्फ के लिए खुद आना उचित समझा। यह आदमी कोई मामूली नहीं होगा। और असमेन वाले मूर्ख लोग, इन्होंने कैथरीन को टक्कर दी। जाहिर है उन्होंने मौत को दावत दी थी। विदौल थोड़ा रोमांचित हो उठा और देखना चाहता था कैथरीन उन्हें कैसे संभालेगी। विदौल द्वारा भेजी गई लोकेशन मिलने के बाद कैथरीन ने कपड़े बदले और अकेले ही बेस से निकल पड़ी। कालो और कोरी कुछ चुने हुए सेनाओं के साथ डाइविंग सूट में बदलकर मछली पकड़ने वाले जहाज पर छिपकर घुसने की योजना बना रहे थे ताकि रैंडोल्फ को निकाल सकें। रैंडोल्फ को बचाकर वे असमेन के लोगों को नीचे गिरा देंगे। चारों ओर हैकर अलायंस भी है। कोरी ने कालो को नवीनतम इंटेल दी। कालो को इसमें हैरानी नहीं हुई। आखिर वे जानकारी साझा कर रहे थे और हैकर अलायंस के लोगों के लिए ऐसे विवरण निकालना मुश्किल नहीं था। ठीक है, जो भी हो, जब तक वे हमको परेशान नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर डंकन ने कहा, जानकारी उनके साथ साझा करो। शायद मिस्टर डंकन और हैकर अलायंस के बीच कोई समझौता हुआ है। कोरी, मैं पानी में जाने को तैयार हूँ। मिस्टर डंकन को मेरी सफलता के बारे में बताना। ये कहकर कालो कूदकर मछली पकड़ने वाले जहाज से उतर गया। दूसरी तरफ समुंदर पर मौजूद एक टीम के साथ विदौल पास ही की पानी की हर चाल पर नजर रख रहा था। एक अधीनस्थ विदौल को ताज़ा खबर दे रहा था, बॉस, डंकन्स ने कदम उठा दिया है, क्या हम कार्रवाई करें? विदौल ने शांतिपूर्वक कहा, जल्दबाजी मत करो। तभी एक नई सूचना आई, बॉस, 30 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एक स्पीडबोट लक्ष्य की ओर पूरी रफ्तार से आ रहा है। विदौल ने तुरंत दूरबीन उठाई और दिशा में देखा। सफेद स्पीडबोट पानी की लहरें उठाते हुए तेजी से बढ़ रहा था। ड्राइवर सीट पर खड़ा शख्स बड़ी सहजता से स्पीडबोट चला रहा था। कैथरीन की प्रभावी चाल देखकर विदौल खुद ही अंदर से जयकार कर उठा, अद्वितीय कैथरीन, कमाल है। सबको सूचित करो कि फुल स्पीड पर आगे बढ़ें और किसी भी हाल में स्पीडबोट की मदद करें। डंकन्स के लोग लक्ष्य जहाज तक सबसे पहले पहुंचे, पर जहाज दूसरी तरफ के नेटवर्केड एलिट से संरक्षित था और डंकन्स के लोग तुरंत पकड़े गए। दोनों तरफ सीधे आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। कालो के साथ आए लोग सभी एलिट्स थे और दोनों पक्षों में कांटे की टक्कर थी। किसी ने नहीं देखा कि उसी समय एक और स्पीडबोट अचानक निकट आया था। कैथरीन सबसे कम समय में जहाज पर पहुंची। जैसे ही वह बोर्ड पर आए, उसने जॉन से लड़ रहे व्यक्ति को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह कालो ही है। काफी लंबे समय से वो किसी लड़ाई में नहीं आई थी, इसलिए कैथरीन ने योजना नहीं बनाई। वो सीधे आगे बढ़ी और जॉन का गला पकड़ लिया। कालो लड़ाई से कैथरीन की अचानक हरकत से रुक गया। वह मारा चाहता था, पर जैसे ही उसने कैथरीन को देखा, वह झट से रुक गया। उसका लक्ष्य बदल गया। वह अब उस शख्स को ढूंढने से ज्यादा कैथरीन की रक्षा करना चाहता था। आखिर वह ब्रैंडन का प्रिय था और अगर कुछ हुआ तो ब्रैंडन उसे मार डालता। पर कालो ने जल्दी समझ लिया कि शक्तिशाली कैथरीन को उसकी रक्षा की जरूरत नहीं थी, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि कैथरीन उसकी रक्षा कर रही थी। कैथरीन ने जॉन का गला दबाया, उसे मेज से रगड़ा दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुझे एक मौका दे रही हूँ, बताओ रैंडोल्फ कहाँ बंद है। जॉन ने उम्मीद नहीं की थी कि एक खूबसूरत लड़की इतनी निर्भीक और निर्दयी हो सकती है।
उसकी आंखें युद्ध के मैदान के खूनखराबे से भी ज्यादा डरावनी थीं। हालांकि जॉन कैथरीन से डर रहा था, पर एजेंट का पहला नियम रहस्य रखना था, इसलिए वह बंदी की स्थिति बताना इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं था। 3 सेकंड बीते, पर जॉन ने जवाब देने का इरादा नहीं दिखाया। कैथरीन ने अपना हाथ फैला दिया और कालो के दाहिने कूल्हे पर लटक रहे रिवॉल्वर को कालो के रिएक्ट करने से पहले ही छीन लिया। कालो एक पल के लिए ठिठका। शैडो गार्ड ऑफ डंकन्स का वह चैंपियन था, इतनी आसान तरह से उसकी बंदूक छिन जाना कितना शर्मनाक था। एक पल में कैथरीन ने बंदूक से गोली चला दी। सबकी उम्मीदों के उलट उसने सीधे जॉन के हाथ पर निशाना लगाया। उसके ठंडे, भयंकर ननों ने उसकी खूबसूरत चेहरे के साथ एक भयावह विरोधाभास बना दिया, मानो कोई राक्षस जो लोगों को निगल जाए। मुझे बकवास पसंद नहीं। मुझसे उलझने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जो मैं पूछती हूँ वही बोलो, नहीं तो और दर्द झेलोगे। जॉन ने दर्द में दांत पीसे। उसे पता था कि कैथरीन मजाक नहीं कर रही। बिना झिझक गोली चलाने वाला इंसान कठोर ही होता है। कैथरीन ने फिर शब्द दर शब्द पूछा, वह कहाँ है? जॉन ने अपनी निचली होंठ को दबाया और चुप रहना जारी रखा। इस बार कैथरीन ने कोई दया न दिखाई। उसने लगातार 4 गोलियां चलाईं और जॉन के चारों अंगों को निशाना बनाया। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कभी नहीं देखा था कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे यंत्रवत क्रूर कृत्य कर रही हो। पर यह खत्म नहीं था। गोली चलने के बाद कैथरीन ने एक खंजर उठाया। उसने कहा, अगर तुम अभी भी जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे हर जख्म से एक टुकड़ा गोश्त काटकर मछलियों को खिलाऊंगी। कैथरीन ने खूंखार मुस्कान के साथ तिरस्कार भरा मजाक किया, एक सख्त, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो भी ठीक है। वैसे भी जिस शख्स को मैं ढूंढ रही हूँ वह इस जहाज पर है। मैं जहाज को काटकर उसे निकाल लूंगी, बस समय की बात है। वो खंजर लेकर धीरे धीरे जॉन के पास बढ़ी। जख्मों का दर्द इतना तेज था कि जॉन की नसें उभर आईं। तभी कैथरीन मजाकिया अंदाज में बोली, तुम साशिमी से प्यार करते हो न? कुछ नया आजमाना चाहोगे? मछली से हटकर कुछ और क्या कहो? कठोर लड़ाका जॉन, जो खुद को मजबूत समझता था, एकदम दहशत में आ गया। सामने का दृश्य पूरी तरह शांत हो गया। जॉन जिद्दी था और अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे दर्दनाक यातनाओं को सह चुका था। हालांकि कैथरीन के तरीके भयानक थे। जो लोग इस धंधे में थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह अच्छा अंत होगा। उनको सबसे ज्यादा डर मानसिक युद्ध से था, शारीरिक यातना से नहीं। जॉन को मानना पड़ा कि कैथरीन वाकई कमाल की थी और वह पूरी तरह सही थी। वे जहाज में सवार हो चुके थे और उनके पास भारी बढ़त थी, इसलिए ये सिर्फ समय की बात थी कि वे बंदी को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ जॉन पूरी तरह कैथरीन की मर्जी पर था, क्योंकि अंत तय हो चुका था। जितनी जल्दी वह सच बताएगा उतना ही कम दर्द झेलेगा। अंततः जॉन ने समझौता किया। जवाब मिलते ही कैथरीन ने अपनी चाकू वापस रख दी और जॉन को कालो की ओर धकेल दिया। फिर वह ठंडी और आत्मविश्वासी चाल में आगे बढ़ी। युद्ध के मैदान पर हमेशा मौत के कगार पर रहने वाले कालो के साथी इस दृश्य को देखकर कांप उठे। जिज्ञासु होकर उन्होंने पूछा, कालो, यह अद्भुत लड़की कौन है? वह निडर और बेहद खूबसूरत थी। कालो ने खून से लथपथ जॉन को अपने अधीनस्थों की ओर धकेलते हुए कहा, इस शख्स पर नजर रखो और चुप रहो। जो नहीं पूछना चाहिए मत पूछो, नहीं तो देख लेना अपनी जीभ कट जाएगी। ये कहकर वह तुरंत कैथरीन के पीछे दौड़ा। उसे अच्छी तरह सुरक्षित रखना था, वरना अगर कुछ हो गया तो ब्रैंडन उसे जिंदा नहीं छोड़ता। कैथरीन के पहुंचते ही डंकन्स के लोग रैंडोल्फ को पहले ही ढूंढ चुके थे। इस बार कालो ने अपने सबसे बेहतरीन लोगों को लाया था। उनकी चाल तेज और सक्षम थी। हालांकि एक नई समस्या उनके सामने आ गई। कालो को देखकर लोग तुरंत उसके पास भागे। कालो, डॉक्टर डन हमारे साथ नहीं आएगा और मौत की धमकी दे रहा है। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा।
हर बार जब किसी बंदी को बचाया जाता, वे रोते और बाहर निकलने की भीख मांगते। लेकिन डॉक्टर डन अजीब था। जब वे उसे बचाने गए, उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और उन्हें झूठा कहकर मौत की धमकी दी। कालो जल्दी से कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन ने उसके चारों ओर से बढ़ते हुए उस छोटे केबिन की ओर कदम बढ़ाया जहां रैंडोल्फ बंद था। डॉक्टर डन, मैं हूँ। रैंडोल्फ, जो जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, कैथरीन की ठंडी आवाज सुनते ही तुरंत शांत हो गया। कैथरीन ने आगे बढ़कर उसके हाथों की रस्सियां खोलने में मदद की। वह आज्ञाकारी था और कैथरीन को ऐसा करने दिया। डंकन्स के पास खड़े लोग सब चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये लड़की कौन है? इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? बंधन खुलते ही रैंडोल्फ उत्साहित होकर कैथरीन के हाथ पकड़कर बोला, तुम निश्चिंत रहो। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि तुम आएगी। मैंने उनके सामने नहीं झुका। मुझे पता है, कैथरीन ने जवाब दिया और उसे शांत किया। चलो, मैं तुम्हें बेस तक ले जाऊंगी। बीज लगभग पक चुके हैं। तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी। बीजों का जिक्र सुनते ही पहले निराश रैंडोल्फ तुरंत ऊर्जा से भर गया। जल्दी करो, चलो। कैथरीन को रैंडोल्फ को लेकर जाते देखकर डंकन्स के लोग उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता था, इसलिए केवल कालो की ओर निराशा से देख सकते थे। कालो, वे चले गए। क्या हम उनका पीछा नहीं करेंगे? जरूरत नहीं, कालो ने आदेश दिया और फिर अपने लोगों के साथ कॉरी से मिलने लौट गया। कैथरीन ने रैंडोल्फ को अकेले लेकर स्पीडबोट से किनारे की ओर चली। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट जीप देखी। दोनों के लौटने को देखकर एक ताकतवर आदमी जीप से कूद गया। रैंडोल्फ ने सहज रूप से कैथरीन के सामने खड़ा होकर कहा कि उसके शिक्षक को किसी परेशानी में नहीं होना चाहिए। कैथरीन ने उसके हाथ को हल्के से थपथपाया और कहा, डॉक्टर डन, वो हमारे पक्ष में है। विदोल इस बूढ़े आदमी को देखकर हंसा। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी मुर्गी भी नहीं मारी, लेकिन कैथरीन की सुरक्षा कर रहा था। ये सुनकर कि वह कैथरीन का आदमी है, रैंडोल्फ ने विदोल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनुमोदन में सिर हिलाया। जवान, तुम बुरे नहीं हो। कैथरीन के साथ तुम्हारा भविष्य है। ये सुनकर विदोल जोर से हंस पड़ा, पर बूढ़े की बात में दम था। डॉक्टर डन, आप सही हैं। दोनों कार में बैठो। कैथरीन चिल्लाई और दोनों जीप में चढ़ गए। विदोल खास तौर पर ड्राइवर के रूप में वहां था ताकि दोनों को बेस तक ले जाए। बेस पहुंचते ही कार से उतरते ही रैंडोल्फ सीधे खेत की ओर दौड़ पड़ा। बीज उसके लिए सबसे कीमती थे, सब कुछ से ज्यादा। ब्रैंडन गेट पर इंतजार कर रहा था और उसे पता था कि कैथरीन लौट चुकी है। पानी का एक कप लेकर उसने उसके पास जाकर कहा, पहले पानी पी लो। लंबी यात्रा के बाद कैथरीन काफी प्यास लगी थी और यह कप सही समय पर आया। पानी खत्म करने के तुरंत बाद आदमी की बर्फ जैसी आवाज सुनाई दी। तुम चले जाते समय मुझे क्यों नहीं बताया? कैथरीन ने खबर पाते ही जल्दी में निकल गई थी और ब्रैंडन को समझाना भूल गई थी। आदमी का सवाल सुनकर कैथरीन ने अपनी गलती मान ली। मैं जल्दी में भूल गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। आदमी की आवाज गंभीर थी, पर उसकी आंखों में कैथरीन के लिए दुर्लभ स्नेह भरी दृष्टि थी। ठीक है, फिर कभी नहीं। थोड़ी देर बाद कालो और कॉरी भी बेस पहुंच गए। जैसे ही कैथरीन ने रैंडोल्फ को लेकर चली, कालो ने पैक्सटन को सूचित किया। कैथरीन होने की जानकारी पाकर पैक्सटन को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार कैथरीन उनके बॉस की भविष्य की पत्नी होने वाली थी, तो वे क्या कह सकते थे। कालो कॉरी के साथ लौटे, उन्होंने रैंडोल्फ को भी बुलाया। अब सभी कैथरीन के छोटे आंगन में इकट्ठा हो गए। कॉरी हमेशा विदोल को देखकर कुछ न कुछ अजीब महसूस करता था। शायद इसी पेशे के कारण उसने तुरंत विदोल में एक अलग ही आभा महसूस की। जैसे ही कालो डॉक्टर डन से स्थिति के बारे में पूछने वाला था, कॉरी ने उसे रोक दिया। दोनों ने विदोल की ओर देखा और विदोल ने महसूस किया कि उनकी नजरें उस पर हैं, पर वह बिल्कुल शांत बैठा रहा।
कैथरीन के कहे बिना कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता था कि वह जाए। पैक्सटन हमेशा जिद्दी कॉरी को क्या कहे वह नहीं जानता था। उसने आंखों से कॉरी को संकेत दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः वह केवल फुसफुसा सकता था, यह मिस स्वॉन की दोस्त है। ये सुनकर कॉरी ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और कालो को आगे बढ़ने की अनुमति दी। रैंडोल्फ थोड़ी बेचैन होकर बोला, तुम लोगों का क्या हो रहा है? जल्दी करो, मुझे अपने बीजों की देखभाल करनी है। वह अपने बीजों में इतना व्यस्त था कि किसी और की परवाह नहीं थी। कालो ने रैंडोल्फ की ओर कड़वी नज़र से देखा। डॉक्टर डन, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। क्या आप हमें डॉक्टर सेवेन के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हमारा केवल एक उद्देश्य है, उसकी प्रतिशोध लेना। देखो, अस्मेन के लोग तुम्हारे पास घुसकर पकड़ने में कामयाब हुए। अगर डॉक्टर सेवेन को कुछ हुआ तो ये तुम्हारे लिए नुकसान माना जाएगा, है ना? रैंडोल्फ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कैथरीन की ओर एक शांत नज़र डाली। फिर उसने गंभीर नज़र से कालो की ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में डॉक्टर सेवेन की सुरक्षा कर सकते हो? कालो ने जवाब दिया, मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ। उसकी कसम खाते ही रैंडोल्फ ने आखिरकार हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुम कसम खाते हो, मैं डॉक्टर सेवेन को बाहर बुलाता हूँ। कालो ने चुपचाप आंखें घुमाईं। असल में डॉक्टर सेवेन तो बेस पर ही था। वह और कॉरी ने हर जगह डॉक्टर सेवेन को ढूंढा था लेकिन नाकाम रहे। रैंडोल्फ वाकई बहुत चालाक था। रैंडोल्फ खड़ा हुआ और आंगन की ओर चल पड़ा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह एक सफ़ेद और मोटा सा रोबोट लेकर आया। सब लोग उस रोबोट को पहचानते थे। वह कैथरीन के आंगन में काम करता था। कालो ने हैरानी से रैंडोल्फ की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर डन, आपने तो कहा था कि डॉक्टर सेवेन को बाहर बुलाएंगे। क्या आपको इस रोबोट की ज़रूरत है डॉक्टर सेवेन से संपर्क करने के लिए? रैंडोल्फ ने कालो की ओर देखा और ऐसे हंसा जैसे कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। यही तो डॉक्टर सेवेन है। बाकी सब दंग रह गए। कालो को समझने में काफी वक्त लगा और उसने रैंडोल्फ की ओर अविश्वास से देखा। डॉक्टर डन, हमारे साथ मजाक मत करो। यही डॉक्टर सेवेन है। रैंडोल्फ ने कालो को तिरस्कार से देखा और कहा, मैं अपना समय तुम्हारे साथ मजाक में क्यों बर्बाद करूं? मुझे तो अपने बीजों की देखभाल करनी है। फिर उसने रोबोट का बटन दबाया। रोबोट ने कहा, हेलो, माय नेम इज सेवेन। आप मुझे डॉक्टर सेवेन कह सकते हैं। आप बीजों या गेहूं के जीन से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। कालो और कॉरी ने रोबोट की मैकेनिकल आवाज़ सुनी और लगभग बेहोश होने ही वाले थे। यही वजह थी कि डंकन्स की खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करने पर भी वे डॉक्टर सेवेन को नहीं ढूंढ पाए थे। डॉक्टर सेवेन इंसान था ही नहीं, बल्कि एक रोबोट था। जब बाकी लोग अभी भी हैरान थे, रैंडोल्फ ने रोबोट को धक्का देकर कालो के पास खड़ा कर दिया। मैं अपने शिक्षक को तुम्हें सौंपता हूँ। ध्यान से इसकी हिफाजत करना, वरना अगर इसे जरा भी नुकसान हुआ तो मैं ऊपरी अधिकारियों को रिपोर्ट कर दूंगा। रैंडोल्फ हाथ पीछे बांधे हुए लड़खड़ाते कदमों से आंगन से बाहर चला गया। उसे खेत की चिंता थी और उनके साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। कालो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रोबोट उठाया और ब्रैंडन की ओर देखा। ब्रैंडन वहीं मौजूद था और रॉल्फ को ये बात कैसे बतानी है, ये तय करना उसी के लिए ठीक था। ब्रैंडन ने पास ही बैठी कैथरीन की ओर देखा। वह आराम से रतन की कुर्सी पर टिककर आराम कर रही थी। शायद ब्रैंडन की नज़रें महसूस करके कैथरीन ने सिर मोड़ा और उसकी ओर देखा। उनकी नज़रें मिलीं। कैथरीन की आंखों में आलस्य और बेफिक्री थी, जबकि ब्रैंडन की नज़रों में थोड़ी गंभीरता थी, लेकिन वह एक पल में ही गायब होकर उसकी सामान्य नरमी में बदल गई। नींद आ रही है, कैथरीन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। ब्रैंडन ने उसका हाथ थामा और उसे खड़ा किया। चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिम्मेदारी संभालने वाले दोनों जा चुके थे, बाकी लोग स्तब्ध रह गए।
कालो ने पैक्सटन की ओर अजीब सी नज़र से देखा और पूछा, पैक्सटन, उनका मतलब क्या है? मुझे रॉल्फ को क्या बताना चाहिए? पैक्सटन ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, क्या बताना है? सच बताओ। डॉक्टर डन ने जैसा कहा वैसा ही करो। वैसे भी रोबोट अब तुम्हारे हाथों में है, इसे अच्छे से सुरक्षित रखना। कभी कभी पैक्सटन को लगता था कि ब्रैंडन के साथ रहने के लिए वही सही व्यक्ति है। कालो अभी बहुत छोटा और भोला था कि ब्रैंडन के विचारों को समझ सके। ये साफ तौर पर कैथरीन से जुड़ा था, भले ही पैक्सटन को नहीं पता था कैसे। लेकिन कैथरीन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा और ब्रैंडन ने भी नहीं पूछा। तो फिर बाकी लोगों को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? उन्हें जो परिणाम चाहिए था वह मिल चुका था। अब उनका काम रिपोर्ट करना था, इसलिए भीड़ छट गई और अपने अपने काम में लग गई। जब कैथरीन नींद से उठी तो अंधेरा हो चुका था। अगर खाने की खुशबू नहीं आती तो वह शायद और देर तक सोती रहती। कैथरीन ने हाथ बढ़ाकर अपना फ़ोन उठाया, उसे अनम्यूट किया और देखा कि 2 मिस्ड कॉल थीं। दोनों एरक की थीं। कैथरीन ने तुरंत एरक को कॉल बैक किया। थोड़ी ही देर में एरक ने फ़ोन उठाया। कैथरीन, क्या तुम हो? मैं हूँ। कैथरीन की आवाज़ अब भी नींद से थोड़ी भर्राई हुई थी। उसकी यह आवाज़ सुनकर एरक को अपराधबोध हुआ और उसने कहा, कैथरीन, क्या तुम आराम कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? मैं अभी अभी उठी हूँ, तुम बात करो। कैथरीन का लहजा शांत और सपाट था। ये सुनकर एरक को तसल्ली हुई कि कैथरीन नाराज नहीं है। उसने आगे कहा, कैथरीन, मैंने विनफ्रेड्स के साथ सब तय कर लिया है। अब मैं विनफ्रेड ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ। हालांकि जेवियर अब भी चेयरमैन है, लेकिन अगले 2 साल तक उसे बिस्तर पर ही रहना होगा। बधाई हो, कैथरीन ने कहा, लेकिन बिना किसी खास उत्साह के। लेकिन यही एरक के कॉल का कारण नहीं था। उसके पास कैथरीन को बताने के लिए कुछ और था। एरक ने कैथरीन से किया अपना वादा पूरा करने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी थी। भले ही भविष्य में उसे नरक में जाना पड़े, वह विनफ्रेड्स को साथ ले डूबेगा। कैथरीन, जब कॉबिन को पता चला कि मैं विनफ्रेड ग्रुप संभाल रहा हूँ, तो उसने जेरेमी से मीटिंग रद्द कर दी और मुझसे संपर्क किया। वह चाहता था कि मैं स्वॉन्स के ओशनवाइल के बिजनेस वर्ल्ड में राह आसान करूं और बदले में वह मुझे विनफ्रेड्स में पैर जमाने में मदद करेगा। स्वॉन्स निस्संदेह एक ताकतवर साझेदार थे। कॉबिन के साथ काम करना खतरनाक सौदा था, लेकिन एरक को मानना पड़ा कि उसे एक प्रभावशाली परिवार की मदद चाहिए थी। कम से कम दुनिया को ये दिखाना जरूरी था कि उसके पीछे कोई मजबूत सहारा है। कैथरीन को एरक की यह बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये तथ्य था कि उसने स्वॉन कॉर्पोरेशन के शेयर दाम बढ़ाए थे। कासिया लौटने के बाद कॉबिन और उसके बीच की बाजी खत्म मानी जाएगी। कॉबिन चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह निस्संदेह हर तरह की रणनीतियां आजमाएगा। कैथरीन ने हल्की सी हंसी के साथ एरक को निर्देश दिया, अगर तुम स्वॉन्स को अपना पार्टनर चुनते हो तो ये तुम्हें विनफ्रेड ग्रुप में पैर जमाने में मदद करेगा। कर लो, उसने स्वॉन्स कहा, कॉबिन नहीं। एरक समझ गया कि उसका क्या मतलब था। कैथरीन, मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। एरक का जवाब मिलते ही कैथरीन ने बिना झिझके कॉल काट दी। यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी और अपने कीमती डिनर समय में इसे खपाने लायक नहीं था। नीचे से आती स्वादिष्ट खाने की खुशबू और तेज हो गई थी, जिससे कैथरीन की भूख और बढ़ गई। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और देखा कि ब्रैंडन किचन से खाना निकालकर ला रहा था। सीढ़ियों से आती आवाज़ सुनकर ब्रैंडन ने उसकी ओर देखा। उनकी नज़रें मिली और ब्रैंडन के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान खिल गई। मैं तो तुम्हें जगाने ऊपर ही आ रहा था। आओ, खाना तैयार है। कैथरीन तेजी से खाने की मेज़ की ओर बढ़ी। ब्रैंडन ने सिर्फ 4 डिश बनाई थीं, लेकिन सब उसकी पसंदीदा और बेहद स्वादिष्ट लग रही थीं। आंगन की रखवाली कर रहे तीनों डंकन्स और हाल ही में बेस पर गए वेदॉल सब कतार में बैठे थे। उन्होंने भी उस खाने की खुशबू महसूस की और उन्हें लगा कि कैंटीन का खाना तो बिल्कुल बेकार था। वेदॉल ने गहरी सांस ली और बाकी से बुदबुदाया, मिस्टर डंकन अच्छा कुक है, इसकी खुशबू तो कमाल की है।
हैरानी नहीं कि कैथरीन हाल ही में कुछ मोटी लग रही है। लेकिन तीनों डंकन्स को ये सुनना अजीब और कड़वा लगा कि कोई कहे ब्रैंडन अच्छा कुक है। पर ब्रैंडन को कैथरीन के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों में सबसे चुप कॉरी ने अचानक विदोल की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, थोड़ा अभ्यास करना चाहोगे? विदोल ने पहले ही सुन रखा था कि तीनों डंकन्स बेहतरीन फाइटर हैं और वो लंबे समय से उन्हें आजमाना चाहता था। जरूर, क्यों नहीं, चलो। देर रात का समय था, लेकिन अचानक कॉबिन का असिस्टेंट उससे मिलने आया। बटलर ने असिस्टेंट को कॉबिन के स्टडी रूम तक पहुंचाया। असिस्टेंट ने फाइल उसे सौंपी। ये हाल ही में रोकी गई ताज़ा जानकारी थी। मिस्टर स्वॉन, ये ओशनवाइल की खबर है। कॉबिन ने फाइल पढ़ी और उसके होठों पर विजयी मुस्कान उभर आई। वो घटिया इंसान लियोनेल, उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। कैथरीन ने मिस्टर डेविड के साथ मिलकर चिप हासिल की थी और डंकन्स को अपने समर्थन में कर लिया था। इतनी मदद से लियोनेल और कैथरीन ने शेयर प्राइस बढ़ा दिए और कैथरीन को चेयरपर्सन बनाने की कोशिश की। लेकिन तो क्या हुआ? स्वॉन्स की बागडोर अब भी कॉबिन के हाथों में थी और वही पारिवारिक संपत्ति का वारिस बनने वाला था। उस फाइल के साथ कॉबिन का भविष्य और भी उज्ज्वल और समृद्ध था। थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए कॉबिन ने अपने असिस्टेंट की ओर देखा और सख्ती से पूछा, क्या कैथरीन का ठिकाना पता चला? हाँ, मिस्टर स्वॉन। मिस स्वॉन पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं गईं बल्कि ओशनवाइल चली गईं। हमने सुना है कि वह ब्रैंडन के साथ छुट्टियां मना रही हैं। कॉबिन ने सोचा, वह ओशनवाइल में है, तभी मेरे आदमी उसे नहीं ढूंढ पाए। उसने आदेश दिया, कासिया जाने वाली ओशनवाइल की फ्लाइट्स पर नजर रखो। मौका मिले तो उसे खत्म कर दो। चूंकि कैथरीन इतनी उद्दंड थी, उसे जीकर स्वॉन्स के लिए अभिशाप बने रहने की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह कालो और कॉरी वहीं रह गए ताकि बेस की सुरक्षा का इंतजाम कर सकें। अस्मेन के लोगों ने बेस से रैंडोल्फ को अगवा कर लिया था, जो डंकन्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। कालो और कॉरी को गार्ड्स की व्यवस्था दोबारा करनी पड़ी ताकि साइंटिफिक रिसर्च बेस सुरक्षित रह सके। उन्होंने अस्मेन के जासूसों को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वे अपने मकसद में नाकाम रहकर इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कैथरीन और ब्रैंडन कासिया लौटने के लिए निकल पड़े। कैथरीन को अब भी क्लासेस अटेंड करनी थी और फाइनल एग्जाम नज़दीक थे। उसे स्कूल वापस जाना ही था। उन्होंने सुबह की फ्लाइट ली और दोपहर तक कासिया पहुंच गए। प्लेन से उतरने के बाद ब्रैंडन कैथरीन के साथ घर जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन तभी उसे काम से कॉल आया कि तुरंत कंपनी आना जरूरी है। कैथरीन को पता था कि ब्रैंडन को काम है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पैक्सटन ने कैथरीन के लिए कार का इंतजाम कर दिया। कैथरीन ने इनकार नहीं किया। वह थकी हुई थी और खुद से कार बुलाने का झंझट नहीं चाहती थी। ब्रैंडन तब तक रुका रहा जब तक कैथरीन कार में बैठ नहीं गई। ओशनवाइल से लौटने के बाद उसके पास कई जिम्मेदारियां थीं। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, तभी पीछे की सीट पर आंखें बंद किए ब्रैंडन अचानक चौंककर उठ बैठा। सामने ड्राइव कर रहे पैक्सटन ने ये देखा और धीरे से पूछा, सर, क्या करना है? ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में कहा, रोमन ग्लवर कॉवेल कॉर्पोरेशन से अचानक मुझसे मिलने क्यों आना चाहता है? मिस्टर ग्लवर कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों को लेकर वह उलझन में हैं और आपसे दोबारा चर्चा करना चाहते हैं। ब्रैंडन की आंखें गहरी हो गईं और उसका चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। जांच करो कि कॉवेल कॉर्पोरेशन इन दिनों क्या कर रही है। पैक्सटन समझ गया कि ब्रैंडन गंभीर है और उसने तुरंत कहा, मैं अभी करता हूँ। कैथरीन की कार ब्रैंडन के आदमी चला रहे थे, जिनकी ड्राइविंग बेहतरीन थी। कैथरीन सीट से टिककर आराम कर रही थी। कासिया हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही थी कि तभी ड्राइवर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने हल्के हल्के ब्रेक दबाए। कैथरीन ने यह महसूस किया और आंखें खोलते हुए ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर जानता था कि ब्रैंडन कैथरीन को कितना महत्व देता है। उसने हिम्मत न करते हुए कहा, मिस स्वॉन, लगता है कुछ कारें हमें फॉलो कर रही हैं।
उसने ब्रेक दबाकर दोबारा पक्का किया। कैथरीन ने पीछे झांक कर देखा। बाएं तरफ ब्यूअक थी और दाएं टोयोटा। ऊपर से तो वे अलग अलग दिख रही थीं, लेकिन दोनों उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थीं। अब उनका निशाना कैथरीन की कार थी और उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल था। ड्राइवर ने डंकन से मदद मांगने के लिए फ़ोन करना चाहा, लेकिन सिग्नल पहले ही जाम कर दिया गया था। मजबूर होकर उसने कैथरीन को बताया, मिस स्वॉन, यहाँ फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं है। मैं मिस्टर डंकन से संपर्क नहीं कर पा रहा। अब मैं बस स्पीड बढ़ाकर आपको डंकन कॉर्पोरेशन पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन कैथरीन ने तुरंत हालात भांप लिए। उसने नेविगेशन सिस्टम चेक किया और शांत स्वर में बोली, अगला क्रॉसिंग आने वाला है। वहां पर स्पीड 20 पर रखना और टर्न लेना। उस समय मैं कार से उतर जाऊंगी और तुम गाड़ी आगे बढ़ाते रहना। समझे? ड्राइवर ने तुरंत विरोध किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मिस स्वॉन। मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। कैथरीन की आवाज़ हुक्म की तरह गूंजी। ये आदेश है, समझे? ड्राइवर डरकर कांप उठा और तुरंत मान गया। मिस स्वॉन, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगा। कृपया सावधान रहिएगा। उधर पैक्सटन को भी सूचना मिली और उसने ब्रैंडन को रिपोर्ट दी। सर, मिस्टर ग्लवा हाल ही में मिस्टर स्वॉन, यानी मिस स्वॉन के पिता, के संपर्क में थे। ब्रैंडन का चेहरा काला पड़ गया और आंखें बर्फ जैसी ठंडी। उसने तुरंत कैथरीन को फ़ोन मिलाया। पैक्सटन ने भी कैथरीन के ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पैक्सटन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर कैथरीन को कुछ हो गया, तो ब्रैंडन क्या करेगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। ब्रैंडन ने ड्राइवर को गाड़ी मोड़कर कैथरीन की कार का पीछा करने का आदेश दिया। साथ ही उसने पैक्सटन को नया आदेश दिया, घोषणा कर दो, कॉवेल कॉर्पोरेशन के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द कर दो। कीमत चाहे कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं। जी सर। ब्रैंडन की ठंडी और पत्थर जैसी आवाज़ सुनकर पैक्सटन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि इस बार कॉवेल कॉर्पोरेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। रोमन और उसका परिवार भी ज़वक में रहना मुश्किल पा सकते थे, उसकी कंपनी की तो बात ही छोड़ दो। रोमन ने कैसे हिम्मत की कि उस घटिया कॉबिन की मदद से कैथरीन को नुकसान पहुंचाए। कैथरीन ब्रैंडन की सबसे अहम इंसान थी। ब्रैंडन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उस पर हाथ उठाए। जो कैथरीन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जैसे ही वे मोड़ के करीब पहुंचे, ट्रैफिक नियमों के अनुसार स्पीड 40 तक सीमित थी। ड्राइवर की धीमी गति ने पीछा करने वाली कारों को जरा भी शक नहीं होने दिया। स्पीड कम थी, इसलिए पीछे की गाड़ियां ज्यादा पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। कैथरीन ने मौका पकड़ा जब कार अगला मोड़ पार कर हाईवे छोड़ने वाली थी। उसने दरवाज़ा खोला और छलांग लगा दी। ड्राइवर हैरान रह गया, लेकिन जरा भी देर किए बिना उसने स्पीड बढ़ा दी। बस इसी तरह वह पीछा करने वालों को शक में नहीं डालेगा और कैथरीन की सुरक्षा भी बनी रहेगी। कैथरीन कई बार लुढ़की और हरे पट्टी पर आकर टिक गई। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी और वो फुर्तीली भी थी, इसलिए उसे एक खरोंच तक नहीं आई। इंजन की आवाज़ें सुनकर कैथरीन समझ गई कि दुश्मनों ने शायद उसकी हरकत देख ली है। उसे ज्यादा दूर नहीं, एक नाली नजर आई। वह जगह अंधेरी और गीली थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। गंतव्य तय करते ही कैथरीन उसकी ओर बढ़ गई। उसका पीछा कर रहे कई लोगों ने सोचा कि वह बस कहीं भी छिपने की कोशिश कर रही है, और वह जगह उनके लिए और भी अनुकूल थी। पहले तो वे परेशान थे कि भीड़ में कैथरीन को गिराना मुश्किल होगा, लेकिन अब कैथरीन खुद ऐसी जगह आ गई थी जहां कोई गवाह नहीं था। यह उनके लिए सही जगह थी। चारों आदमी ने एक दूसरे को देखा और कैथरीन को घेरने का इरादा किया। वे नाली को चारों ओर से घेरकर अंदर बढ़े। अंधेरे में उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कैथरीन का कोई अता पता नहीं था। कहाँ गई पता नहीं, शायद कहीं छिप गई है। क्यों न टॉर्च जला लें, जगह बड़ी नहीं है, वह भाग नहीं सकती। उन्होंने दोनों तरफ से एंट्री की और पक्का कर लिया कि कैथरीन बाहर नहीं निकली।
जब टॉर्च की रोशनी जलाई तो नाली में बस वे 4 ही मौजूद थे। कमाल है, ये तो ऐसे ही गायब हो गई। अचानक ऊपर से ठहाका गूंजा। चारों ने सिर उठाकर देखा तो कैथरीन छत से लटकी हुई थी। उसने पत्थरों के बीच उंगलियां फंसा रखी थीं और अद्भुत ताकत से ऊपर टिक गई थी। उनके समझने से पहले ही कैथरीन बिजली सी उतरी और एक जोरदार किक से उनमें से एक को दूर फेंक दिया। बाकी 3 अब सचेत हुए और समझ गए कि सामने वाली कोई साधारण औरत नहीं है। उन्होंने कैथरीन को हल्के में लेना छोड़ दिया और एक साथ हमला करने का सोचा। कैथरीन ने जमीन पकड़ी, हाथ सीने पर बांधे और उन्हें घृणा से देखा। उसका चेहरा अब भी शांत और स्थिर था, मानो कोई डर ही न हो। जैसे ही उनमें से एक पास आया, कैथरीन ने अचानक पास से ही जबरदस्त पंच उसके पेट पर मारा। आदमी दर्द से चीख उठा और लड़खड़ाता पीछे हटा। कुछ सेकंड बाद उसके मुंह से खून निकला और वह जमीन पर ढेर हो गया। बाकी 2 आदमी अवाक रह गए। पास से एक मुक्का और आदमी खून उगलकर गिर पड़ा। ये ताकत उनकी कल्पना से परे थी। डर उनके पूरे शरीर में भर गया। कैथरीन उनके सामने किसी नर्क की दानवी लग रही थी, घातक, निर्मम और भयानक। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए, लेकिन कैथरीन तो शांत और बेपरवाह थी। उसके होठों पर हल्की शैतानी मुस्कान थी और वह उनकी ओर बढ़ी। दोनों आदमी अनजाने में पीछे हटे। काश वे इस मिशन को लेने से पहले सोचते, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कैथरीन पर हाथ उठाया था, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही थी। कैथरीन ने इतनी तेजी से वार किया कि वे देख भी न पाए। उसने एक का हाथ पकड़कर उसे कंधे के ऊपर से जोर से पटक दिया। उसके साथ ही उसका हाथ भी उखाड़ दिया। आदमी दर्द से चीख पड़ा। कैथरीन ने घृणा से हंसते हुए उसका हाथ मरोड़ा और तोड़ डाला। उसकी कराहें और दया की गुहारें सुनसान जगह में गूंजती रहीं। कैथरीन ने खींचकर कान खुजाया और फिर उसके सीने पर लात मारी। वह तुरंत बेहोश हो गया। बहुत शोर मचा रहा था। कैथरीन बड़बड़ाई, अब बस एक आदमी बचा था। वह स्तब्ध खड़ा था। जैसे ही कैथरीन ने उसकी ओर देखा, वह भागने को मुड़ा। लेकिन भागता कहाँ? कैथरीन ने जमीन से ईंट का टुकड़ा उठाया और सटीक निशाने से उसकी पीठ पर मारा। आह! आदमी चीखता हुआ गिर पड़ा। कैथरीन ने कपड़े झाड़े, ताली बजाई और विजयी अंदाज में नाली से बाहर निकल आई। जाते जाते आखिरी आदमी के शरीर पर पैर रखकर गुजरी। उसे भी बाकियों जैसा दर्द देना जरूरी था। बाहर धूप चुभ रही थी और कैथरीन ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। अगर ये कीड़े बीच में न आते तो मैं अब तक घर पर आराम कर रही होती। तभी कारों की गर्जना और ब्रेक की चीख सुनाई दी। कैथरीन ठिठक गई और चारों ओर देखा। ब्रैंडन तेजी से कार से बाहर निकला। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नज़र सीधे कैथरीन पर पड़ी, मानो टेलीपैथी हो। कैथरीन को सुरक्षित देख उसका माथा खुल गया। वह तुरंत आगे आया, कैथरीन का हाथ थामा और उसे सिर से पांव तक देखा। फिर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें चोट तो नहीं आई? कैथरीन ने गर्व से उत्तर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रैंडन ने उसके गाल पर हाथ फेरा। चेहरे पर मिट्टी लग गई है। अच्छा है तुम ठीक हो। अभी तक लड़ाई में कैथरीन अजेय और निडर थी, लेकिन ब्रैंडन के आते ही वह ढीली पड़ गई और उसकी बाहों में समा गई। मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है। ब्रैंडन ने बिना सोचे उसे उठा लिया और कार की ओर बढ़ गया। चलो, तुम्हें घर ले चलता हूँ, आराम करो। कैथरीन उसकी छाती से लगी, आंखें अलसी सी, बोली। तुम तो कंपनी वापस जाने वाले थे, अब नहीं जा रहा? ब्रैंडन ने बिना सोचे कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैथरीन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। जब मैं उठूं तो मेरे लिए खाना बनाओगे? ब्रैंडन की आवाज़ नर्म और मधुर थी। जरूर, जब तुम उठोई, मैं खाना बनाऊंगा। पैक्सटन ने उनकी बातचीत अनजाने में सुन ली और सिर हिला दिया। अब उसे समझ आ गया था खूबसूरती की ताकत क्या होती है। ब्रैंडन कैथरीन पर उसी तरह फिदा था जैसे कोई पागल राजा अपनी रानी पर होता है। ब्रैंडन चला गया और गड़बड़ संभालना स्वाभाविक रूप से पैक्सटन का काम था।
पैक्सटन ने अपने अधीनस्थों को हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर दौड़ते देखा और समझ गया कि मामला आसान नहीं है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अंदर क्या हुआ? एक अधीनस्थ सीधा जवाब देने से डर गया और सिर झुकाकर बोला, पैक्सटन, आपको खुद जाकर देखना चाहिए। पैक्सटन तेजी से कलवट की ओर गया और समझ गया कि उसके अनुभवी अधीनस्थ क्यों इतने हैरान थे। उसने देखा कि दुश्मन जमीन पर अजीब अजीब मुद्राओं में बेहोश पड़े थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे दुश्मनों पर तरस भी आने लगा। पैक्सटन ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी नाजुक दिखने वाली कैथरीन इतनी निर्दयी और बेरहम हो सकती है। उसने निश्चय कर लिया कि आगे कभी कैथरीन को नाराज नहीं करेगा। उस दृश्य को देखकर पैक्सटन को अचानक अपनी किस्मत पर खुशी हुई। वह आभारी था कि ब्रैंडन कैथरीन के लिए अहम था, इसलिए उसने लड़ाई के दौरान पैक्सटन, कालो और कॉरी पर रहम किया। वरना तीनों डंकन्स का हाल भी वही होता। कैथरीन घर लौटी, सामान रखा और फिर ब्रैंडन के पास गई। उसने स्नान किया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन उसे बेचैनी महसूस हुई। वो करवटें बदलती रही और आखिरकार समझ गई कि क्या गड़बड़ है। वो बिस्तर से उठकर बाहर आई। ब्रैंडन अब भी लिविंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। पगचाप सुनकर ब्रैंडन ने पीछे मुड़कर देखा। कैथरीन ने वही पाजामा पहना था जो उसने उसके लिए चुना था और वह पास खड़ी किसी नाजुक सी लड़की जैसी लग रही थी। उसमें न तो सामान्य आक्रामक आभा थी, न ही लड़ाई वाली निर्दयता। वह एक मासूम, प्यारी और सुंदर छोटी राजकुमारी जैसी दिख रही थी। ब्रैंडन का गला खुद ब खुद हिला और वह उठकर कैथरीन की ओर बढ़ा। क्या हुआ? उसकी आवाज़ वसंत की हल्की हवा जैसी नर्म थी। पास आते ही कैथरीन ने सिर झुकाकर अपना गाल उसके सीने पर टिका दिया और फुसफुसाई, नींद नहीं आ रही। वह थकी हुई थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जैसे कुछ कमी हो। ब्रैंडन ने नीचे देखा तो पाया कि कैथरीन नंगे पांव खड़ी थी। उसका कोमल चेहरा सख्त हो गया। उसने झुककर कैथरीन को उठा लिया और धीमे स्वर में कहा, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। कभी दोबारा नंगे पांव मत चलना। कैथरीन ने पहले भी ट्रेनिंग के दौरान बर्फीली नदी पर नंगे पांव चला था। फर्श पर चलना उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ब्रैंडन की परवाह देखकर उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। ब्रैंडन ने उसके पैरों को अपने सीने पर रखकर अपने शरीर की गर्मी से उन्हें गरमाया। उसके बालों को सहलाते हुए उसने प्यार से कहा, मेरी अच्छी लड़की। वह अपना कोट उतारकर उसके साथ बिस्तर पर लेट गया और उसके कंधों को थाम लिया। फिर से कोशिश करो, मैं यहीं रहूंगा। कैथरीन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने में सिमटकर आरामदायक मुद्रा बनाई और आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ आया कि उसे क्या कमी लग रही थी, एक इंसानी तकिए की। ब्रैंडन के पास होने से वह जल्द ही सो गई। उसकी धीमी सांसें सुनकर ब्रैंडन ने छत की ओर देखा और हल्की, बेबस हंसी हंस दी। कैथरीन हमेशा चतुर और सतर्क रही थी, फिर उसे उस पर इतना भरोसा क्यों था? खुद को काबू में रखने के लिए उसने मन ही मन सोचा जैसे उसके सिर पर बर्फीला पानी उड़ेल दिया गया हो। वो कैथरीन के प्रति अपनी इच्छा दबाना चाहता था। कैथरीन को नहीं पता था कि कब तक सोई रही, तभी ब्रैंडन ने उसे जगाया। आवाज़ सुनकर उसे कुछ पल लगे होश में आने में। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और चुपचाप सामने देखा। उसके चेहरे पर कोई आक्रामकता नहीं थी, बल्कि वह कोमल और प्यारी लग रही थी। ब्रैंडन उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी भी नींद आ रही है। कैथरीन ने बिस्तर में ही करवट बदली और अनमने ढंग से सिर हिलाया, जैसे कोई बच्ची हो। ब्रैंडन ने हंसते हुए दुलार से कहा, पहले कुछ खा लो फिर सो जाना। खाना तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए बीफ वेलिंगटन, क्लैम चाउडर, मीटलोफ और एप्पल पाई बनाई है। हर डिश सुनते ही कैथरीन के मन में तस्वीरें बनने लगी और उसने लार निगल ली। उसे ये सब व्यंजन बहुत पसंद थे और ब्रैंडन इन्हें बनाने में माहिर था। कुछ ही सेकंड में वह खुद को रोक नहीं पाई और उठ बैठी। ठीक है, मैं मुंह धोकर खाती हूँ। उसकी खुशी से बाथरूम की ओर भागती पीठ देखकर ब्रैंडन मुस्कुरा उठा। वह सोच रहा था, इतनी प्यारी कैथरीन लड़ाई के समय इतनी निर्दयी।
और ताकतवर कैसे बन जाती है। पैक्सटन ने ब्रैंडन को रिपोर्ट दी कि 4 में से 2 आदमी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। कैथरीन सजी संवरी डाइनिंग टेबल पर बैठी। ब्रैंडन ने सचमुच उसके मनपसंद व्यंजन और बड़े हिस्सों में बनाए थे। ऑड्री के विपरीत कैथरीन को खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह जवान थी और उसका मेटाबॉलिज्म तेज था। बहुत खाने के बावजूद उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से परफेक्ट था। खाना खत्म करने के बाद ब्रैंडन ने मेज साफ की और कैथरीन को लेकर सोफे पर बैठ गया। जो लोग दोपहर में तुम पर हमला कर रहे थे, उन्होंने सब बता दिया है। जानना चाहोगी? कैथरीन वैसे तो रोनन से इसकी जांच करवाने वाली थी, लेकिन ब्रैंडन ने ही सब पता कर लिया था। कौन थे वे? कैथरीन ने दिलचस्पी दिखाई तो ब्रैंडन ने पैक्सटन को बुलाया। जल्द ही पैक्सटन आया और कैथरीन को फाइलें सौंप दी। मिस स्वॉन, वे चारों आदमी स्वॉन्स के लिए काम करते थे लेकिन शैडो गार्ड्स नहीं थे। कॉबन ने उन्हें अलग से तैयार किया था ताकि अपने गंदे काम करवा सके। कैथरीन को पहले ही समझ आ गया था कि दुश्मन अस्मेन के नहीं थे। वे 4 आदमी उसे मारना चाहते थे, जबकि अस्मेन के लोग केवल उसे पकड़ना चाहते थे। कैथरीन ने सालों में बहुत से दुश्मन बनाए थे। हालांकि उसके ठिकाने हमेशा गुप्त रखे जाते थे, लेकिन हर दीवार में दरार होती है। कुछ ताकतवर लोग शायद उसके बारे में जान गए हों और बदला लेना चाहते हों। लेकिन ये जानकर वह दंग रह गई कि उसकी जान लेने वाला उसका अपना सगा पिता था। ये बेहद हास्यास्पद था। ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे स्वर में पूछा, तुम इसका क्या करना चाहती हो? उसे यकीन था कि कैथरीन खून के रिश्ते में फंसकर नरमी नहीं दिखाएगी। वह ऐसी नहीं थी, लेकिन कॉबन उसका पिता था, इसलिए ब्रैंडन को कदम उठाने से पहले यह बात सोचना जरूरी था। अगर कॉबन, कैथरीन का परिवार न होता, तो ब्रैंडन अब तक उसका नामोनिशान मिटा देता। मैं इसे कैसे संभालना चाहती हूँ? खैर, कैथरीन ने ठंडी हंसी दी, उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। कैथरीन का कॉबन से खून के रिश्ते के अलावा कोई संबंध नहीं था। वो उसके पिता थे, इसलिए उसकी जान लेने की इच्छा कैथरीन की नहीं थी। लेकिन जो गलतियां उसने की थीं, उनकी सज़ा मिलनी ज़रूरी थी। उसने उसकी जान लेने की सोची थी, इसलिए अब उसे कैथरीन के गुस्से और परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। पैक्सटन एक और खड़ा था। कैथरीन की वह हंसी देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा कि कॉबन पागल ही होगा जो इतनी काबिल बेटी से नफरत करता है और उसे मारना चाहता है। जंगली जानवर भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कॉबन तो उनसे भी बदतर था। अपनी बेटी को मारने के लिए हत्यारों को भेजा। असल बात ये थी कि क्या कॉबन नहीं जानता था कि कैथरीन कितनी सक्षम है। भले ही वह उसका पिता था, फिर भी अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। कैथरीन ने हल्के से अपने थोड़ा उभरे पेट को सहलाया और सहज लहजे में बोली, पेट भर गया है। शायद अब टहलते हुए अपने पिता से मिलने चली जाऊं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ब्रैंडन ने तुरंत कहा। पैक्सटन ने इशारा समझ लिया और नीचे जाकर गाड़ी तैयार करने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वॉन्स के घर पर रात हो चुकी थी और कॉबन के भेजे लोग अब तक वापस नहीं आए थे। उसके सहायक ने भी कॉल नहीं की थी। कॉबन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने छिपा हुआ फोन निकाला और कॉल मिलाई। कॉल लगते ही उसने चैन की सांस ली। उसका सहायक अब भी जिंदा था। शायद मामला इतना बड़ा नहीं था। गंभीर और गुस्से भरे स्वर में कॉबन बोला, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा था मुझे समय पर रिपोर्ट देना। भूल गए क्या? लेकिन जवाब में उसके सहायक की सिसकियां सुनाई दी। मिस्टर स्वॉन, माफ कीजिए, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या बकवास है ये? कॉबन की भौहें तन गईं और चेहरे पर चिढ़ झलकने लगी। मिस्टर स्वॉन, मुझे किसी और देश के एक वीराने में ले जाकर पिंजरे में कैद कर दिया गया है। सिर्फ एक सैटेलाइट फोन छोड़ गए हैं। मैं जान जोखिम में डालकर बात कर रहा हूँ। अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर सहायक ने कॉल काट दी। उसने ऊपर देखा और आसपास खड़े मजबूत आदमियों से गिड़गिड़ाया,
सर, मैंने सब कुछ किया जैसा आपने कहा था, अब मुझे छोड़ दीजिए। उनका नेता शरारती अंदाज में मुस्कुराया। हमने वादा किया था कि तुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि तूने सहयोग किया। चलो दोस्तों। वे सब वहां से निकल गए। सहायक छोटे से पिंजरे में कैद था और सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह घबराकर चिल्लाया, कृपया मुझे भी साथ ले जाइए। मदद करो, कोई तो मदद करो। लेकिन उसकी पुकार का जवाब किसी इंसान ने नहीं दिया। इसके बजाय कुछ हरी आंखों वाले जानवर पास आ गए। भेड़िए और जंगली कुत्ते हुआ हुआ करने लगे। आवाज इतनी डरावनी थी कि सहायक का दिल दहल गया। वह निराशा में डूब गया। उधर कॉबन ने कॉल कटते ही गुस्से से भौहें तान लीं। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ। तभी उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चौंककर उसने कहा, आओ अंदर। एज़रा अंदर आया और बोला, सर, मिस कैथरीन आ गई हैं। वो अभी लिविंग रूम में हैं। कॉबन का चेहरा सख्त हो गया। उसने टेबल पर मुक्का मारते हुए गुस्से में कहा, कमबख्त, उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कैथरीन लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। अमीर घरानों की बाकी औरतों की तरह वह सीधी सादी नहीं थी। उसके पैर चाय की मेज पर टिके थे और उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। नौकर चाकर सब हटा दिए गए थे। बिना आदेश के कोई उसे कॉफी देने की हिम्मत नहीं करता। ये स्वॉन्स का घर था, लेकिन नाम कैथरीन का था। कैथरीन ने अब तक चुपचाप सब बर्दाश्त किया था, लेकिन अब उसे लगा कि हालात सुधारने का समय आ गया है। कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन कैथरीन बेफिक्र बैठी रही। कॉबन अंदर आया और कैथरीन की ढीली ढाली मुद्रा देखकर और भड़क उठा। वो गरजा, जरा अपनी शक्ल देखो, तुम्हें पता भी है तुम लड़की हो। ढंग से रहना सीखो, गंवार। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक कमरे की हवा ठंडी सी लगने लगी। कॉबन ने सिर घुमाया तो ब्रैंडन की ठंडी, खतरनाक नजरें उससे टकराईं। उसका दिल दहल गया। कॉबन तुरंत चुप हो गया और बोला, एज़रा, हमारे लिए 2 कप कॉफी लाओ। सिर्फ 2 कप, कैथरीन के लिए नहीं। एज़रा कॉफी लेकर आया और सिर्फ ब्रैंडन के सामने कप रखा। मिस्टर डंकन, प्लीज। ब्रैंडन ने कप उठाया और कैथरीन को थमाया। तापमान ठीक है, पी लो। ब्रैंडन का यह अंदाज देख एज़रा को शर्मिंदगी महसूस हुई। कॉबन कैथरीन को अपमानित करना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन ने उल्टा स्वॉन्स की बेइज्जती कर दी। कॉबन गुस्से से भर गया, लेकिन ब्रैंडन पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सका। कैथरीन ने कॉफी का घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। ये क्या है? कितना घटिया है। ब्रैंडन ने साथ देते हुए कप उठा लिया और बोला, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी बना दूंगा। उनकी यह एकता देखकर कॉबन और भी तिलमिला गया। उसने झल्लाकर कहा, कैथरीन, तुम यहाँ मिलने नहीं बल्कि तमाशा करने आई हो, है ना? कैथरीन ने आंखें उठाईं और तिरस्कार भरी निगाहों से उसे देखा। मिलने? तुम अपने आप को क्या समझते हो कि मैं तुम्हें देखने आऊं? तू? कॉबन गुस्से से कांप उठा। कैथरीन बेपरवाह बोली, मैं स्वॉन्स में से एक हूँ। ये घर मेरे नाम पर है। मुझे अपने ही घर आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तू नालायक बेटी है। कॉबन बेकाबू होकर चिल्लाया, नालायक बेटी। कैथरीन ने व्यंग्य से कहा, ये तो बड़ा मज़ेदार संबोधन है। मैं तो सोच रही थी कि हमारा रिश्ता ही नहीं है। कॉबन झल्लाकर बोला, तू मेरी बेटी नहीं है, तू अशुभ है। कैथरीन ने धीरे से अपने पैर नीचे रखे और खड़ी हो गई। उसकी शख्सियत में निर्दयता और रौब झलक रहा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कैथरीन की दबंग आभा देखकर कॉबन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि कैथरीन का मतलब क्या था। जब वह उलझन में था, कैथरीन ने आगे कहा, जब तुम हमारे रिश्ते को मानते ही नहीं, तो मैं क्यों मानूं कि तुम मेरे पिता हो? ऐसे में कृपया स्वॉन्स से बाहर निकल जाओ। कॉबन न केवल उसके घर में जबरदस्ती करता रहा बल्कि उसे मारने की कोशिश भी की। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि लोग उसे इतनी आसानी से दबाया जा सकता है, सोचने लगे। नालायक, आखिरकार तुमने कह ही दिया। कॉबन ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा,
मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू किया कि तुम्हारे दादा ने सारी जायदाद तुम्हें दे दी। अब जब सब तुम्हारे पास है तो तुम मुझसे बदला लोगी, है ना? मैं स्वॉन्स का बड़ा बेटा हूँ और तुम मेरी बेटी हो। कैथरीन, क्या तुम्हें डर नहीं कि लोग तुम्हारे पीछे बुरा भला कहेंगे? गालियां देने के अलावा कॉबन ने उसकी शिकायत ब्रैंडन से भी की। ब्रैंडन, तुम तो एक बड़े घराने के बेटे हो। डंकन्स तुम्हें कैसे ऐसी औरत से शादी करने दे सकते हैं? आखिरकार तुमने तो इसका जहरीला और जिद्दी रूप देख ही लिया है। ब्रैंडन हंस पड़ा। उसने कॉबन की तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। मिस्टर स्वॉन, आप अब बूढ़े हो गए हैं। इतनी जल्दी गुस्सा मत किया कीजिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं कैथी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह कोमल, साफ दिल और मासूम है। हाँ, कभी कभी जिद्दी भी हो जाती है। आप उसके पिता हैं, आप उसे मुझसे बेहतर जानते होंगे, है ना? कॉबन का गला गुस्से से भर आया। वह सोचने लगा, कैथरीन और कोमल। ब्रैंडन की बातों ने उसे गूंगा बना दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रैंडन सच में अंधा है या कैथरीन ने उसे इस कदर मोह लिया है। कॉबन ने गुस्से में सोचा, कैथरीन तो सचमुच मुसीबत है। कैथरीन ने कॉबन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसे कभी परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ब्रैंडन कभी किसी को कैथरीन को बदनाम करने नहीं देता था। उसने पैक्सटन द्वारा लाए गए कागजात कॉबन की तरफ फेंक दिए। जब तुम्हें कैथरीन से इतनी शिकायत है तो इन्हें देख लो। कॉबन ने ब्रैंडन की ओर देखा। ब्रैंडन ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसके मन में शक की लहर दौड़ गई। ये क्या है? देख लो, खुद समझ जाओगे। कॉबन ने दस्तावेज खोले और देखते ही उसका दिल बैठ गया। उसके सहायक के फंस जाने के बाद उसे पता था कि अब सब छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ब्रैंडन उसके इतने राज खोल लेगा। उसे लगा डंकन्स सचमुच ताकतवर हैं। उसने सोचा तो कैथरीन ने डंकन्स का सहारा लिया है, तभी तो इतनी हिम्मत दिखा रही है। अब जबकि चाल खुल गई थी, उसने नकली अभिनय छोड़कर सब कुछ खुलेआम कहने का फैसला किया। उसने दस्तावेज टेबल पर फेंक दिए और घमंड से कैथरीन और ब्रैंडन को घूरने लगा। हाँ कैथरीन, उन्हीं लोगों को मैंने भेजा था तुम्हें हटाने के लिए। तो क्या कर लोगी? आज तुम ब्रैंडन को साथ लाई हो, तो क्या डंकन्स की ताकत से मुझे दबाओगी? डंकन्स की ताकत से? कैथरीन ने ठंडी हंसी के साथ सिर उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें संभालने के लिए मुझे उनकी जरूरत है? उसका तिरस्कार भरा रवैया किसी का भी खून खौला दे। कॉबन हमेशा घमंडी रहा था। अब एक लड़की से अपमानित होना वह कैसे बर्दाश्त करता? कैथरीन, ज्यादा मत उछलो। क्या तुम्हें लगता है स्वॉन्स की दौलत और डंकन्स के सहारे तुम अजेय हो गई हो? तुम्हें ये घर चाहिए, ले लो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम मुझसे भीख मांगोगी। कॉबन ने विजयी मुस्कान दी। अब उसे कैथरीन से सीधा टकराने में कोई डर नहीं था। उसने सोचा, वो कैथरीन को पछतावा कराएगा और दिखा देगा कि उससे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कैथरीन धीरे धीरे उठी, अपनी गर्दन मुड़ी और ब्रैंडन की तरफ हल्की नजर डाली। ब्रैंडन तुरंत समझ गया और कोमल स्वर में बोला, तुम बात जारी रखो। मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा खा लूंगा। अगर जरूरत हो तो बुला लेना। ठीक है, कैथरीन ने कहा। ब्रैंडन बाहर चला गया। कॉबन को समझ नहीं आया कि कैथरीन ने अचानक ब्रैंडन को क्यों बाहर भेजा। लेकिन उसे लगा कि कैथरीन के तेवर कुछ अलग हैं। जैसे ही ब्रैंडन बाहर निकला, कैथरीन की नज़रें कॉबन पर टिक गईं। मिस्टर स्वॉन, अब बताइए, मैं मजबूत हूँ या आप पूरी तैयारी करके आए हैं? जब उसने उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया, तो कैथरीन उसे पिता क्यों मानती? कॉबन की मुस्कान जम गई। उसने कैथरीन को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसकी चाल समझने की कोशिश कर रहा हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हें आखिर पता क्या है? मुझे क्या पता, कैथरीन ने आराम से अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहा। पहले तो तुम ही सच सच बता दो। विनफ्रेड्स के साथ ओशनवाइल में जो कारोबार किया, उसके अलावा स्वॉन कॉर्पोरेशन के खिलाफ और क्या क्या किया? थोड़ा इस पर बात करें।
कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी मासूम नज़रें भी इतनी दबाव डाल रही थीं कि कॉबिन असहज हो गया। उसे ऐसा लगा मानो वह बिल्कुल नग्न हो और कैथरीन उसे भेद रही हो। वह बार बार कैथरीन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता और सोचता, आखिर उसे पता कैसे चला। मेरी विनफ्रेड्स के साथ साझेदारी तो बिल्कुल गोपनीय थी। क्या ये भी डंकन्स की वजह से है? डंकन्स सचमुच खतरनाक हैं। अगर कैथरीन ने स्वॉन कॉर्पोरेशन आसानी से मुझे सौंप दी होती तो ये हालात न बनते। अब तो शादी के रिश्ते से स्वॉन्स और डंकन्स जुड़े हुए हैं। मामला इतना बिगड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब इसी लड़की की वजह से है। सचमुच ये अपने माँ बाप के लिए अभिशाप है। इसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। कॉबिन ने कैथरीन से कहा, कैथरीन सुन लो, तुम्हें चाहे जितना भी पता हो तुम उसे बदल नहीं सकती। तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तुम मेरी बेटी हो। अगर आज्ञाकारी बनो तो मैं तुम्हें आरामदायक जिंदगी दूंगा और डंकन्स में शादी करने में भी मदद करूंगा। उसने आखिरी चेतावनी दी, वरना स्वॉन्स के सहारे के बिना क्या तुम अपने दम पर डंकन्स में शादी कर सकती हो? क्या ब्रैंडन का प्यार ही काफ़ी होगा? कॉबिन बड़े घराने से था। वह जानता था ऐसे घराने क्या सोचते हैं। अगर स्वॉन्स उसके पीछे से हट गए और उसने कैथरीन को बेटी मानने से इनकार कर दिया तो कैथरीन का नामोनिशान मिट जाएगा। वह समाज से ठुकरा दी जाएगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब भी संभल जाओ, वरना मैं अखबार में बयान देकर तुम्हें औपचारिक रूप से अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगा। कैथरीन को लगा कि यह कितना हास्यास्पद था। यह 21वीं सदी थी और यह बूढ़ा आदमी अब भी उसे डराने की कोशिश कर रहा था कि वह उसे बेटी मानने से इनकार कर देगा। कॉबिन अब भी इंतजार कर रहा था कि कैथरीन झुककर उससे माफ़ी मांगेगी। उसे यकीन नहीं था कि कैथरीन सच में उसे पिता मानने से इनकार कर देगी। लेकिन अगले ही पल जो जवाब मिला उसने उसे लगभग स्तब्ध कर दिया। मिस्टर स्वॉन, मेरा कासियर न्यूज़ के एडिटर से रिश्ता है। क्या आपको उनसे मिलवाना पड़ेगा? ये सुनकर कॉबिन लगभग गुस्से से बेहोश हो गया। कैथरीन सचमुच बहुत निडर थी। जब वह इतनी घमंडी थी तो अब वह भी उसे नहीं बख्शेगा। ठीक है, मैं कल ही अखबार में बयान दूंगा। कैथरीन ने संतोष से सिर हिलाया। चूंकि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए। क्या बात? कॉबिन त्योरियां चढ़ाकर उसकी ओर घूरने लगा। कैथरीन ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल लगाई, फिर उसे स्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। कॉबिन को समझ नहीं आया कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन उसके मन में एक बुरा एहसास हुआ। और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई वह सन रह गया। कैथरीन, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये तो कॉबिन तुरंत आवाज़ पहचान गया। यह एरक की आवाज़ थी। हाँ, बिल्कुल एरक ही था। जब तक वह हैरान था, कैथरीन ने धीरे धीरे कहा, एरक, मिस्टर स्वॉन को विनफ्रेड ग्रुप के बारे में बता दो। जी। एरक की आवाज़ बेहद गंभीर और आदरपूर्ण थी, जैसे वह अपनी बॉस को जवाब दे रहा हो। मिस्टर स्वॉन, नमस्ते। मैं एरक ऑल्सन हूँ। कैथरीन मेरी बॉस हैं। विनफ्रेड ग्रुप में मेरे सारे शेयर अब कैथरीन के नाम हैं, और जो कंपनी हमने साथ मिलकर शुरू की थी उसका फंड भी कैथरीन ने ही दिया है। ये सुनकर कैथरीन ने हाथ हिलाकर इशारा किया। कॉबिन सब समझ गया। धीरे धीरे उसके होश लौटे और वह सोफे पर ढह गया। असल में एरक कैथरीन के लिए काम करता था, यानी ओशनवाइल में जो कुछ भी किया गया वह कैथरीन के लिए ही हुआ। वह सोचता रहा कि उसकी योजना कितनी बेहतरीन थी, लेकिन अब पता चला कि वह तो महज मोहरा था। ये सच्चाई उसे निगल ही नहीं पा रही थी। वह गुमसुम बैठा रह गया। कैथरीन उठी और उसके पास जाकर ऊपर से नीचे देखा। मेरे दादा ने कहा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। उनकी खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन बेहतर होगा कि अपनी बुरी नीयत छोड़ दो। अगर दोबारा मेरे खिलाफ कुछ किया तो मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हें बिस्तर पर लिटाकर उंगली भी न हिलाने देने के। जहां तक ओशनवाइल में तुमने जो संपत्ति ट्रांसफर की है उसे मैं स्वॉन कॉर्पोरेशन का निवेश मानकर पूरी कर दूंगी, ताकि कंपनी का विस्तार करने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
कॉबन ने सिर उठाकर कैथरीन की ओर देखा। पहली बार उसे कैथरीन से डर महसूस हुआ। असल में वह इतनी सक्षम थी। उसने न सिर्फ उसके साथ टकराव लिया बल्कि ओशनवाइल की उसकी संपत्ति भी अपने नाम कर ली। वह बर्बाद हो चुका था। कॉबन दर्द से भर गया, जबकि कैथरीन का चेहरा ठंडा और संयमित रहा। वह उसके सामने से निकल गई, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर उसने बटलर को जरूर सूचित कर दिया। उसने कॉबन को मरने के लिए नहीं छोड़ा। अब से स्वॉन कॉर्पोरेशन को कॉबन की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस शांति से अपनी बची हुई जिंदगी जीनी थी। अगर उसने फिर से कोई चाल चली तो कैथरीन उसे जीवन भर के लिए बिस्तर पर डाल देगी। जैसे ही कैथरीन बाहर निकली, ब्रैंडन तुरंत उसके पास आया। सब हो गया? हाँ, कैथरीन ने सिर हिलाया। ब्रैंडन ने उसका हाथ थामा और बिना झिझक स्वॉन्स का घर छोड़ दिया। ये घर विसेंटे ने बनाया था। कैथरीन को फर्क नहीं पड़ा कि वो कॉबन और उसके परिवार को मिल जाए। वह विसेंटे की खातिर था। कैथरीन आखिरकार छुट्टी के बाद वापस स्कूल लौट आई। इन दिनों क्लास 8 के छात्र अंतिम परीक्षा की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें गपशप का समय ही नहीं मिला। कैथरीन के लौटने पर भी किसी ने परवाह नहीं की कि वो पिछले दिनों क्या कर रही थी। बस कुछ ने औपचारिक चिंता जताई और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन लियाना पिछले मामले के कारण पहले से ही अलग थलग पड़ गई थी। अब स्थिति थोड़ी संभली थी। जैसे ही कैथरीन लौटी, सबको पुरानी बातें याद आ गईं। लियाना कैथरीन की वापसी से नफरत करती थी। उसे समझ नहीं आता था कि विसेंटे को कैथरीन में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। वह चाहती थी कि कैथरीन मर ही जाए। लेकिन लियाना की नफरत के बावजूद सच्चाई ये थी कि कैथरीन क्लास में और लोकप्रिय हो रही थी। कैथरीन हमेशा लियाना की दुश्मनी को महसूस करती थी, मगर कभी परवाह नहीं करती थी। आखिरकार उससे नफरत करने वाले बहुत लोग थे। अगर वह सबकी परवाह करती तो थककर चूर हो जाती। जब तक लियाना मुसीबत खड़ी न करे, कैथरीन को उसकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैथरीन की वापसी से रोनन सबसे ज्यादा खुश था। उसने सुना था कि कैथरीन ने विदौल को लेकर लोगों की मदद की थी और दृश्य बेहद शानदार था। रोनन को जलन हुई। अफसोस कि वह वहां मौजूद नहीं था। लेकिन अब कैथरीन वापस आ गई थी। वह अब भी कैथरीन का सबसे प्रिय अधीनस्थ था। उसे किसी से जलने की जरूरत नहीं थी। कैथरीन, तुम लौट आई, ये बहुत अच्छा है। रोनन उत्साह से उसके पास आया, लेकिन कैथरीन ने अचानक उसे धक्का दे दिया और उठ खड़ी हुई। उसे जाते देख रोनन तुरंत बोला, कैथरीन, कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। कैथरीन ने सिर झुकाकर उसे देखा। ये देख रोनन तुरंत डरकर वापस बैठ गया। जब वह बैठा, कैथरीन ने समझाया, मैं होमरूम टीचर के पास जा रही हूँ, छुट्टी की रिपोर्ट करने। ये जानकर रोनन चुप हो गया और उसके साथ जाने की जिद नहीं की। कैथरीन ने होमरूम टीचर को दूसरा लीव नोट सौंपा। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, कैथी, बधाई हो, तुमने चैंपियनशिप जीतकर क्लास 8 का नाम रोशन कर दिया। कैथरीन ने बस भौहें उठाई और चुप रही। दूसरों को लगा होगा कि वह घमंडी है, मगर होमरूम टीचर जानती थी कि कैथरीन बस परवाह नहीं करती। टीचर ने कैथरीन को एक तरफ बुलाकर धीरे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। प्रिंसिपल ने कहा है कि मुझे प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलने की पूरी संभावना है। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस, बधाई हो। आखिरकार आपको वह मिल ही गया जिसकी आपको चाहत थी। ये सब तुम्हारे सहयोग से हुआ है। धन्यवाद। टीचर जानती थी कि कैथरीन ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। उसकी नज़र में कैथरीन बाहर से सख्त थी, लेकिन अंदर से बहुत नर्म। बस वह जताती नहीं थी। ठीक है, मैंने तुम्हारी छुट्टी दर्ज कर ली। अब क्लास में वापस जाओ। कैथरीन ने अलविदा कहा और क्लास लौट गई। घंटी बजते ही वह डेस्क पर झुककर सो गई। लेकिन उसकी नींद फोन की वाइब्रेशन से टूटी। क्लास के नियम के मुताबिक कैथरीन हमेशा फोन वाइब्रेट पर रखती थी। फोन देखा तो कॉल किम का था। उसने सोचा कि शायद यह ऑड्री के बारे में होगा। उसने हाथ उठाकर टॉयलेट जाने के बहाने छुट्टी मांगी। कैथरीन को सोना पसंद था,
लेकिन वो हमेशा नियमों का पालन करती थी। ये स्थिति बहुत कम होती थी, इसलिए टीचर ने अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही कैथरीन बाहर निकली और क्रॉसिंग पर जाकर कॉल रिसीव की।